Hello student, very good morning to all of you. Welcome back to physics class. Myself Sandeep Sona. Sir. Today we are having a revision lecture on chapter 4. Many students they demanded during the doubt session, so that I am going to take today revision lecture. Okay, तो आपको फटाफट पेन और नोटबुक लेना है और साथ में आप कॉपी करते जाओ जो भी फॉर्मूला है जो भी कंसेप्ट है, so that it will be useful for your next एग्जाम जो भी नेक्स्ट टेस्ट है संडे को या मंडे को जो होगा तो उसमें आपको काम में आएगा. ओके, तो अच्छी तरह इसको रिवाइज करो. चलो लेट्स बिगिन विद द लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन देयर सम टर्मिनोलॉजी व्हिच आर कनेक्टेड टू दिस लेसन. तो हम डायरेक्ट लॉज ऑफ मोशन पे नहीं जाएंगे. तो पहला टर्म है बच्चों दैट इज द फोर्स. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द फिजिकल एजेंसी और एक्सटर्नल एजेंसी, राइट. जैसे कि मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक मैंने ब्लॉक लगा, डस्टर लिया या कोई भी ब्लॉक लिया, वुडन ब्लॉक लिया, राइट. अगर ये ब्लॉक को मुझे मूव करना है, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट. वी विल स्टडी दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास लेटर ऑन. तो इसको अगर डिस्प्लेस करना है तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस साइड्स, राइट, सो दैट द बॉडी गेट डिस्प्लेस और इट विल चेंज इट्स पोजीशन, राइट. So force is the external quantity which changes or tends to change, मतलब चेंज करने को मजबूर करता है. कौन? फोर्स, राइट. सो tends to change the state of rest or state of uniform motion, right. That is called as that external agency known as force. वो खाली अपनी जगह ही नहीं चेंज करता है but also change the shape, size and volume also, right. It also changes its dimension. That is called as force. When you take a ball and press with the two hands, right, so its dimension will change because of force. Force also change the speed and direction also. Speed भी change करता है, right. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मुझे देखा कि आगे रास्ता फ्री है तो what I will do? I will accelerate. मतलब मैं जो accelerator है उस पर पैर दबाऊंगा तो मतलब क्या है? The force exerted by engine of a car, right, on it, so that we can change the speed. And because of change in speed, the car will accelerate. तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? Change in speed. और व्हेन आई टेक अ टर्न, जब मैं टॉर्क लगाऊंगा, जब फोर्स लगाऊंगा, रोटेटिंग फोर्स लगाऊंगा, टर्निंग फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द फोर्स. नेक्स्ट है इनर्शिया. फटाफट हमको मैक्सिमम पॉइंट कवर करना है. मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं अभी. आप ऑलरेडी मैंने आपको इसका जो क्विक रिव्यू आपको भेजा है वो आप एक बार पढ़ लेना, राइट. तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनर्शिया क्या था? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, so that the body can be at rest or can be in a state of uniform motion unless it is acted upon by external balance force. Okay, मतलब body has tendency to remain at state of rest or remain in the state of uniform motion. वहीं पे रहेगी, तो चलते रहेगी या रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं करोगे, राइट. जैसे कभी चेयर लाइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो चेयर वैसे ही पड़े रहेगी जब तक मैं उसको फोर्स नहीं लगाऊंगा तो चेयर अपनी जगह चेंज नहीं करेगी. सो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, राइट. एंड इसमें जो होता है मास, मोर द मास मोर द इनर्शिया, राइट. सो मास इज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. मास इज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. इनर्शिया के तीन टाइप्स है: इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया एट रेस्ट क्या होता है. अगर मान लो यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, ओके, बस इज एट रेस्ट, बस खड़ी है और आप ऐसे खड़े हो, राइट. और सडनली ड्राइवर ने एक्सीलरेट कर दिया, गाड़ी चालू कर दी, तो क्या होगा? आप वहीं पे रहोगे? नहीं, आपका बॉडी मूव होगा. व्हाई इज मूवमेंट ऑफ बॉडी, राइट. मतलब आपका जो सर है दैट विल गेट जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे से, राइट. और जब गाड़ी मोशन में है और ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाया तो योर हेड विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया इन मोशन, राइट. और जब ड्राइवर टर्न लेगा भी, लेफ्ट और राइट टर्न लेगा, अगर लेफ्ट टर्न ले रहे तो आपका सर, your head will jerk toward the right side. If the driver take on the right turn लेगा तो your body, your head, this upper part of your body will get jerk in the left side. So because of inertia in direction, तो ये दो तीन एग्जांपल हो गए. This is enough. Then the next is momentum. Next क्या है? Momentum. This word we are using बहुत बार, वेरी कॉमन वर्ड, स्पेशली इन द क्रिकेट, राइट. तो मोमेंट ऑफ बॉल, मोमेंट ऑफ बैट वगैरह वगैरह वगैरह, राइट. तो मोमेंटम क्या था? मोमेंटम इज नथिंग बट द
अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। जैसे हम बोलते हैं मास, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। तो मोमेंटम क्या आता है? एक्चुअली डेफिनेशन मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body is called momentum. Okay? आपने वीडियो लेक्चर में भी देखा होगा, इसमें जो मैंने एनिमेटेड वीडियो दिखाया डाउट सेशन में, जो बॉल फर्स्ट फ्लोर से फेंका, सेकंड फ्लोर से फेंका, थर्ड फ्लोर से फेंका, राइट? तो बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, मास सेम है लेकिन वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग। तो पहले फ्लोर से अगर फेंका और कैच किया तो कम हमको हाथ को जो फोर्स लगेगा कम लगेगा, लेकिन सेकंड फ्लोर से अगर थ्रो किया वही हमने कैच करने की कोशिश की तो विल गेट अ मोर इंजुरी टू द हैंड्स, राइट? थर्ड फ्लोर से डाला तो और भी ज़्यादा, क्योंकि स्पीड बढ़ता है, मास सेम, राइट? अभी फ्लोर सेम रखते, हाइट सेम रखते, वी विल जस्ट टेक द डिफरेंट मास ऑफ द बॉल, अलग अलग मास का बॉल लेते हैं और कैच करो, तो क्या होगा? यू विल गेट अ फोर्स ऑन योर हैंड बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम, राइट? So more the mass, more the momentum, more the velocity, more the momentum. So momentum is defined as P is equal to product of mass into velocity. That is M into P. So momentum depends on mass as well as velocity. So more the mass, more the momentum. More the velocity, more the momentum. अगर मास कम किया तो मोमेंटम भी कम होगा, अगर वेलोसिटी कम की तो मोमेंटम भी कम होगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू, हाउ वी डिफाइन द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी? मास का यूनिट क्या है? केजी, वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। सीजीएस यूनिट क्या आएगा बच्चों? सीजीएस यूनिट विल बी मास मेजर्ड इन ग्राम एंड स्पीड मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई सो? बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम स्केलर क्वांटिटी, ओके, इनटू वेक्टर क्वांटिटी एम इनटू पी। तो अगर यहाँ पे एक स्केलर है, एक वेक्टर है, तो आने वाला क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, ओके? जो हमने सेकंड चैप्टर में हमने देखा है, स्केलर एंड वेक्टर्स में, राइट? मैथमेटिकल मेथड में हमने पढ़ा है। उसके बाद आते हैं लॉज, अलग अलग लॉज आते हैं, राइट? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, राइट? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो खड़ा ही रहूंगा, जब तक कोई मुझे धक्का नहीं मारे मैं आगे नहीं मूव, राइट? इफ आई एम इन मोशन, राइट, तो मोशन में ही रहूंगा, राइट? कोई भी एक बॉल ले लो, बॉल को रोल करो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो दैट बॉल विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक वो रोलिंग बॉल को फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक वो बॉल रुकेगा नहीं, तब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट? लेकिन जो एरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था वो रॉन्ग था। वो बोल रहा है कि कोई भी बॉडी को अगर मोशन में चाहिए तो कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ता है, जरूर नहीं, अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, राइट? एयर रेजिस्टेंस नहीं रहा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहा, तो बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय गैलीलियो। और गैलीलियो को जो कंसेप्ट है, जो लॉ है, उसको न्यूटन ने फॉर्मुलेट करके उसने अपना नाम दे दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अंदर एक्चुअली न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो गैलीलियो का है, राइट? Every body continues in a state of rest or state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. It's very important. Many students they are writing the first law, class 9 में भी आपने पढ़ा होगा, class 8 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, राइट? तो जो लॉ है वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स वर्ड यूज होना चाहिए, अनबैलेंस। जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा बॉडी पे तब तक उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, उसका मोशन चेंज नहीं होगा। It will remain in the state of rest or state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. That is the Newton first law. तो मैं वापस समझाता हूँ। Every body continues in a state of rest or state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force.
गॉट इट? ये जो लॉ है पहला लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया का डेफिनेशन और न्यूटन का फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, काफी सिमिलैरिटी दोनों में, राइट? ओके, अभी दूसरा लॉ देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, ओके, और ये बॉल लिया मैंने, कोई भी रूलिंग बॉल है, स्फेरिकल बॉडी लिया, इस पे जो फोर्स लगेगा, सपोज फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, तो दिस बॉल विल रोल इन द डायरेक्शन, दे रिमूव होगा। ऐसा होगा क्या, मैंने फोर्स इधर लगाया और बॉल इधर जा रहा है, आपको डायरेक्शन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे बॉल विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, राइट? सो दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट? उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो मा है, ओके, F इज इक्वल टू मा, कैसे, M इंटू ए। मैंने इसका आपको जो भी सुनाया था क्लास में, अभी मैं दोहराऊंगा ना उसको, राइट? तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स विच कैन बी, उसको याद रखने के लिए जो जिसने भी इसको डिराइव किया है सर आइजैक न्यूटन, फेमस हस्ती है, फेमस साइंटिस्ट है, उसको याद करने के लिए आपने उसको दे दिया न्यूटन, ओके? और जब आप स्केल में लिखोगे तो न्यूटन, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन, तो ये t को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, F इंटू टी, यहाँ पे डेल्टा टी ले लो, टाइम इंटरवल ले लो, यहाँ पे m इंटू डेल्टा टी आएगा, विच इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस यू, विच इज इक्वल टू mv माइनस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ओके? और चेंज इन मोमेंटम जो है दैट आल्सो गिव्स information about the one more quantity, that is impulse. So impulse of force, impulse is equal to product of force into time, which is same as that of the change in momentum. तो इसका जो यूनिट होगा चेंज इन मोमेंटम का, वही यूनिट इसका भी आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज आल्सो द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, ओके? also इंटरफेरेंस, और उसको दूसरा नाम दे सकते हैं न्यूटन सेकेंड, दूसरा यूनिट क्या आएगा इम्पल्स का। सो इम्पल्स हैविंग टू यूनिट्स, दो यूनिट बन गए यहाँ पे, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। वैसे भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आया सीईटी में तो आपको आंसर आना चाहिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। सो न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt which is equal to force, okay? So we can write यहाँ पे F is equal to d by dt, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके? यहाँ पे जब बॉडी मूव होगी, फोर्स जब लगा हुआ है, तो मास एक्चुअली चेंज होता नहीं है, राइट? एक्सेप्ट अगर स्पीड ज्यादा रहा तो, अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट रहा तो भी उसका मास चेंज होगा, अदरवाइज अगर स्पीड कम है, ओके, तो मास विल नॉट चेंज। तो मास को कांस्टेंट रखते हैं, मास इनटू dv by dt which is equal to mass into acceleration, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा, ओके? दिस वी कैन राइट। सो व्हेन m इज कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर v कांस्टेंट रहा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F is equal to v is constant, v is constant, okay, v is constant, then we can write v into dm by dt. This is what, but generally we are not using this, okay? ज्यादातर वही यूज करते हैं हम लोग। और अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो fx is equal to d dp by dpx by dt, fy लिख सकते हैं, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, dpy by dt, अगर z कंपोनेंट अगर लेना है fz is equal to dpz by dt, this is
इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर फोर्स. ओके, और अभी लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे मैं भी मारूंगा इसे, राइट, व्हेन आई एम हिटिंग ऑन दिस, तो जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना फोर्स बोर्ड भी मेरे उंगली पे लगेगा. अगर मैंने ज्यादा जोर से लगाया तो मुझे भी दर्द होगा, मुझे भी इंजरी होगी. आप दीवार पे ट्राई करके देखो, राइट, जितना जोर से दीवार मारोगे उतना जोर से आपको भी इंजरी होगा, राइट, बट डोंट ट्राई दिस, राइट, तो लग जाएगा आपको फालतू में, राइट. तो टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. Okay. So when these two bodies having a mass m1, इसका mass m2, दोनों कोलाइड हो गए, तो force exerted by f1 by 2 is same as that of force exerted by 2 by 1, लेकिन in the opposite direction. यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं. Negative sign indicate that they are opposite forces. दोनों एक डायरेक्शन पे नहीं. Many times this question is asked. Does these two forces whose magnitude is equal but opposite in direction, दोनों का magnitude same है but opposite direction है, do they cancel each other? The answer is no. They don't cancel each other. Why? Because both these forces are acting on different bodies. Even though they act along the line joining to their center. दोनों के लाइन जोड़ने वाली जो लाइन है, जो सेंटर को लाइन वो लाइन पे along ही वो act होता है, but these forces are acting on a different body. जैसे मैं अभी दीवार पे मारूंगा, right? To action force by my hand on the wall, on the board. At the same time, the reaction force exerted by board on my hand. Both the forces are acting on a different bodies, right? Even though they have equal magnitude. I hope you all have understood this. Okay. Now, what is the SI unit of force? The SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton. So there is the relation, and CGS unit is equal to dyne. The relation between Newton and dyne, 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne, or 1 dyne is equal to 10 raised to minus 5 Newton. उल्टा भी लिखना आना चाहिए, राइट. तो 1 न्यूटन फोर्स कब होगा? जब 1 kg of mass, right, 1 kg of mass पे when one moving with 1 meter per second square acceleration produces an acceleration 1 meter per second square on 1 kg of mass, then at that time जो भी force apply करना पड़ेगा so that the body can accelerate to 1 meter per second square of having a mass 1 kg, तब जाके उस पे जो force होगा that will be 1 Newton. Okay. और 1 dyne force कब होगा? 1 dyne force is that force when the force acting on a body of a mass of 1 gram produces a acceleration of 1 centimeter per second square. तब जाके 1 dyne force act हो. Okay. Then the absolute unit of force is 1 Newton. That already we have derived. These are the absolute unit only. Then the gravitational unit of force. Right? So gravitational unit क्या है बच्चों? It is a kilogram weight. ये जो होता है एक्चुअली मास होता है. इसको यहाँ पे 9.8 से अगर मल्टीप्लाई किया, राइट, तो व्हाट यू विल गेट इन न्यूटन मीटर. जैसे 1 kg वेट है, 1 kg वेट इतना फोर्स लगाया, राइट, 1 kg वेट, तो इसको अगर 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 9.8. हम जो बोलते हैं कि मेरा जो वेट है, मेरा वेट 70 kg है, तो 70 kg रॉन्ग है. इट इज 70 kg वेट है, वो 70 kg डॉट. हम अधूरा बोलते हैं, मास बोलते हैं. एक्चुअली हम लोग क्या होते हैं? मास बोलते हैं. एक्चुअली 70 kg वेट. और
70 into 9.8 जो भी प्रोडक्ट आएगा that will be in Newton, approximately 780 Newton approximately, okay, not exactly, approximately. तो इतना फोर्स, इतना वेट है मेरा. तो वेट is nothing but a force. What is the weight? Weight is the gravitational force exerted by Earth on a body. That is called as the weight of the body. Okay? तो ये gravitational unit हम उसको बोल सकते हैं. Then the 1 gram weight is the CGS unit for gravitational unit of force. Okay? Which is equal to 1 gram into 980 centimeter per second square. So which is 980 time. 980 time. इम्पल्स ऑफ फोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. व्हाट इज एक्चुअली इम्पल्स, क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. तो J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T. जब ये फोर्स लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज मैग्नीट्यूड में होता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो भी इम्पैक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स. जैसे कि द बॉल थ्रोन बाय द बैट्समैन. ओके, उसमें जब हिट कर रहा हो 6 मारने के लिए, 4 मारने के लिए, जब फील्डर कैच लेगा, कभी कभी फील्डर एक हाथ से कैच लेता है, राइट, तो कभी उसको उंगली को लग जाता है, उंगली डैमेज, फ्रैक्चर भी हो जाती है, राइट. तो बिकॉज ऑफ द इम्पल्स, तो जब वो उसको कैच करना था तो वो क्या करता है, फील्डर क्या करता है, ऐसे नहीं कैच करता है, ही जस्ट लोअर हिज हैंड्स, से पीछे हाथ करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम बढ़ जाता है. अगर यहाँ से वहां तक टाइम बढ़ गया तो फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी लेस और उसको इंजरी कम होगा. लेकिन अगर वो हवा से छलांग मार के अगर कैच ले रहा है, राइट, तो क्या होगा कि उसको इंजरी होगा, उसके हाथ फ्रैक्चर हो सकते हैं. सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर प्लेइंग क्रिकेट, you always try to lower your hand while catching the ball. Understood? So that is what the best example of impulse. So impulse is the large force acting on a body for short interval of time. That is called as impulse. Okay. Then the next is, so impulse also known as total change in momentum. Already मैंने explain कर दिया previous case में, right? Momentum change in momentum. तो आप इंटीग्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. J इज इक्वल टू, राइट, तो अगर चाहिए तो लिख लो वेक्टर J इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फॉर्म T1 टाइम T1 टू T2 द फोर्स F इनटू dt. तो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इम्पल्स. इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इम्पल्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी थी. उसके सर पे क्या एरो लगा दिया मैंने, राइट. एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व. जो फोर्स टाइम कर्व होगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, आ सकता है, राइट. मान लो you are provided force along y axis and time along x axis. okay, तो जो भी कर्व होगा, what is the curve, right, तो जो भी एरिया अंडर दिस कर्व, इसका जो एरिया है, दिस एरिया कवर्स द एरिया ऑफ दिस कर्व विल बी f into t which is equal to j, that is the impulse. So any area under the curve of force versus time, that gives information about impulse or change in momentum. It also gives the information about change in मोमेंटम. उसका यूनिट ऑर्डर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो दैट इज व्हाट इज जे इम्पल्स. सो जे इज इक्वल टू एवरेज फोर्स भी ले सकते हैं, एवरेज फोर्स इनटू टाइम विच इज इक्वल टू फोर्स क्या है, दिस इज व्हाट द चेंज इन मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज m इनटू v माइनस u. ये भी आप लिख सकते हैं. So just take a note down this. Okay, very important concept. Many times the question usually asked when the man or a person standing in a lift, and the lift is moving upward or downward or which is moving with the uniform speed. At that time, what should be the apparent weight of the body or apparent weight of the man who is traveling in a lift? Okay, तो चलो टाइटल देते हैं apparent weight of man or person, weight of a body in a lift. Apparent weight of a body in a lift. Okay, तो चलो लिफ्ट ड्रॉ करते हैं अलग अलग. यहाँ पे 3 लिफ्ट ड्रॉ करते हैं. अलग अलग पोजीशन पे, राइट.
तो पहला जो केस है यहाँ पे, द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, यहाँ पे वेइंग मशीन पे खड़ा है वो, राइट। तो क्या होगा, उसका जो वेट है, उसका वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो W इज इक्वल टू mg, ये ट्रू वेट है, mg इज ट्रू वेट। लेकिन एट द सेम टाइम द फ्लोर ऑफ दिस लिफ्ट आल्सो एक्सर्टिंग अपवर्ड फोर्स which we call reaction force और normal reaction, उसको हम क्या बोलते हैं, normal reaction, right। तो जब lift is moving down with an acceleration a, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है with an acceleration a, तो तब क्या होगा, यहाँ पे अभी कर लेते हैं mg माइनस, अभी नीचे आ रही है ना, तो mg ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिएक्शन फोर्स, mg माइनस r which is equal to m into a, this acceleration m into a, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू R मतलब दैट इज अपरेंट वेट, हम इसको ले सकते हैं, रिएक्शन फोर्स विल बी mg माइनस m into a विच इज इक्वल टू m into g माइनस। यहाँ पे जो R रहेगा, दैट R विल बी द अपरेंट वेट, रिएक्शन फोर्स, अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, अपरेंट वेट विल बी व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन, सो m into g माइनस। देखो आप कभी भी अगर आप लिफ्ट में से ट्रैवल करते हो, टॉप फ्लोर से नीचे जब आते हो, तो तुमको लगेगा कि हल्का लगेगा, क्योंकि वेट ज्यादा नहीं है, राइट। क्यों हल्का हल्का लगेगा, बिकॉज ऑफ g माइनस ए फैक्टर, जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, वो एक्सेलरेशन फैक्टर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो इसलिए जो अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन है, जो भी ट्रैवल कर रहा है, वो वेट कम होगा व्हेन इट गोज डाउन। ये हुआ पहला केस। अभी सेकंड केस देखते हैं। If the lift is moving up with an acceleration a, अभी लिफ्ट ऊपर जा रही है, राइट। यहाँ पे जो भी आदमी खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा है यहाँ पे, राइट, तो इसका जो वेट है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो नॉर्मल रिएक्शन है R इक्वल टू L, नॉर्मल रिएक्शन। अभी लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि mg कम होगा और वो ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस mg विच इज इक्वल टू फोर्स, the acceleration of the lift. Okay, so this can be written as R is equal to mg plus ma, which is equal to m into g plus. So this is nothing but the apparent weight of a body, apparent weight. तो apparent weight क्या होगा बच्चों, apparent weight बढ़ेगा कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, which is moving with an acceleration a. रिमेंबर, इट शुड एक्सेलरेट, सिर्फ ऊपर जाने से मतलब नहीं है, उसका स्पीड चेंज होना चाहिए, वो एक्सेलरेट होनी चाहिए, तभी उसका वेट बढ़ेगा। वो जो बॉडी है, जो आदमी है लिफ्ट के अंदर, तभी उसका वजन बढ़ेगा। अगर वो एक्सेलरेट हो रही तो, राइट। अगर यहाँ पे एक्सेलरेट डाउन हो रही तो कम होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर के साइड में हो रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा। अभी थर्ड केस जो लेंगे यहाँ पे, विच इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, राइट। इफ द बॉडी इज मूविंग, इफ द लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस द एक्सीलरेशन इज 0, राइट। तो यहाँ पे जो भी आदमी है, चलो यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ कर दें। यहाँ पे वेइंग मशीन पे खड़ा है, राइट। उसका वेट ऑफ द मैन इन द लिफ्ट एक्ट डाउनवर्ड्स, उसका नीचे वेट आ रहा है, राइट, हमेशा। और जो रिएक्शन फोर्स है R इज इक्वल टू L, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे R माइनस mg विच इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन 0 है ना लिफ्ट का, तो यहाँ पे 0 आएगा। व्हाट वी कैन राइट, दिस कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू mg, मींस if the lift is moving with a constant velocity, 0 acceleration, then there is no change in apparent weight. The apparent weight of the body will be same as that of the true weight of the body. Body का जो true weight होगा mg, वही apparent weight भी आएगा। This is very important concept you have to use, and इस पे एक न्यूमेरिकल हमेशा आता ही है, तो इसको आप बोलना नहीं। I hope you all have understood this. Okay. अभी नेक्स्ट जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस ऐसा है, राइट। तो इसका वेट नीचे आ रहा है mg,
रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू N। अभी ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये लिफ्ट को जो चेन से बांधा है, जो टाइट किया है, राइट, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, वो चेन टूट गई। तो चेन टूट गई, क्या होगा, दिस लिफ्ट विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन A is equal to G. The lift will move downwards with an acceleration which is equal to acceleration due to gravity, which we call free fall. हम उसको क्या बोलते हैं, free fall. Okay. If the lift is moving with free fall मतलब whose acceleration is same as that of acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square. Okay. तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए, समथिंग वेंट रॉन्ग, नीचे आ रही ना, तो एम जी माइनस आएगा, नीचे आ रही ना, तो एम जी माइनस आर विच इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, लेकिन बट ए कितना है, ए इज इक्वल टू जी, यहाँ पे पुट करो, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी विच इज 0, तो आर इज इक्वल टू 0। मतलब जो आदमी लिफ्ट में खड़ा है और वेइंग मशीन पे खड़ा है वहां पे लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट जो है फ्री फॉल से आ रही है, तो वेइंग मशीन पे जो रीडिंग होगा वो रीडिंग होगा 0, ना होगा 0। अपरेंट वेट, जो भी अपरेंट वेट है वो दैट विल बी 0। अंडरस्टैंड, द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट व्हिच इज फ्रीली फॉल्स, द रीडिंग ऑन वेइंग मशीन विल बी 0। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Okay, next concept is law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Okay, तो linear momentum हमने क्या डिफाइन किया, which is P is equal to mass into linear velocity. Linear momentum product of mass and linear velocity. Angular momentum mass and angular momentum. Understand? तो वहां पे inertia आएगा, there will be I, L is equal to I into alpha, sorry I omega, sorry it is I omega, right? Angular momentum में यहाँ पे mass is the inertia, यहाँ पे moment of inertia is the inertia in rotation motion. आप क्लास 12 में पढ़ोगे रोटेशनल डायनामिक्स में, तब तक इसके बारे में सोचने का नहीं। ओके, तो P is equal to mass into velocity। तो यहाँ पे क्या आएगा कि when in absence of force, that is F is equal to 0, लेकिन F क्या है, dp by dt, F is equal to dp by dt by the Newton's second law. In absence of force, the total linear momentum is constant, so it is constant. Okay, तो चलो लिखते हैं F is equal to dp by dt which is equal to d by dt m into b which is equal to m into d by dt. ओके, लेकिन यहाँ पे dp by dt 0 है, राइट, फोर्स लगाया नहीं है, dp by dt is equal to force which is 0, इसका मतलब p is constant, राइट, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। जब ये p कांस्टेंट होगा तब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब p इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, p1 टोटल मोमेंटम p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश 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 pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो p1 क्या है, m1 v1 प्लस, और mv1 लिख लो यहाँ पे, mv1 प्लस mv2 प्लस mv3 which is constant। इसे भी हम लिख सकते हैं। अगर अलग अलग मास लिया सभी पार्टिकल का तो क्या आएगा, इट कैन बी रिटन एज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन, राइट, these are the mass of particle mn vn is equal to constant, not 0, it is
constant. This is the law of conservation of momentum. Okay, initial momentum is equal to final momentum. When the bodies collide, the collision होगा, right? During collision दो टाइप के कोलिजन होंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या था? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. Total momentum after collision. Okay, let the initial velocity of a body before collision is u1, u2, u3 like that. ऐसे लिया, right? तो क्या आएगा? जो दो बॉडी लिया, two bodies are colliding, they are moving. पहले ये u1 जाएगा, ये u2 जाएगा. तो u1 greater than u2 तब भी collision होगा, यानी यहाँ पे collision होगा. There will be collision और यहाँ पे separation होगा. There is a velocity of separation v1 and v2 during collision, before collision and after collision. Mass will remain same. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? m1 u1 plus m2 u2 which is equal to total moment after collision m1 v1 plus m2 v2. This is what. Okay. When the bullet of mass m is fired, तो mass of bullet लिया हमने, mass of bullet mv is equal to small m, and mass of the gun which is equal to capital M. Okay. और जो velocity है, the velocity of the इसका जो velocity आएगा, velocity of bullet will be small v, velocity of gun will be capital V. Okay, this is velocity of gun. What we can write? We can write the momentum before firing the bullet will be which is equal to momentum after firing. After firing m into b which is equal to minus m into b. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जब हम बुलेट फायर करेंगे, बुलेट विल मूव फॉरवर्ड लेकिन गन विल रिकॉइल बैकवर्ड. तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मोमेंटम विल बी अपोजिट. अंडरस्टैंड? एक फॉरवर्ड मोमेंटम है, बैकवर्ड मोमेंटम. तो फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द गन व्हिच गेट रिकॉइल्ड. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? दिस विल बी माइनस mv अपॉन कैपिटल M. So you will get the velocity of the gun negative. Why? Because the gun recoil back. Negative sign इसलिए आता है क्योंकि गन जो है आफ्टर फायरिंग के बाद which recoil backward. Right? That's why जब भी सोल्जर जो होता है जब फायरिंग करता है तो अपने यहाँ पे टच नहीं होने देता है. क्यों? अगर यहाँ पे टच किया शोल्डर को तो गन जोर से उसको इंजोर करेगा, उसका शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए थोड़ा उसको ऊपर लगाते हैं. राइट? सो दैट द गन इवन द गन विल गेट बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, सो यू विल नॉट गेट एनी इंजुरी. ओके, तो नोट ऑफ दिस. अभी रॉकेट प्रपोल्शन. Okay, student. Next is rocket propulsion, which is based on conservation of momentum. Right? The momentum after the launching the rocket. Right? So large backward momentum, which equal to forward equal in magnitude of the forward momentum to the rocket. तो जितने गैसेस बाहर निकलेंगे उसका जो मोमेंटम होगा विल बी सेम एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड मोमेंटम. इसलिए ओके, गैसेस जितने बाहर निकलेंगे जितने स्पीड से उतने स्पीड से वो ऊपर आगे ऊपर जाएगा रॉकेट. राइट? चलो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इनिशिएट कर लेते. सो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस जो यहाँ से निकले, इनिशियल वेलोसिटी. v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी v0 आएगा. देन v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, जब इंस्टेंट पे. m0 इज द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट. आप बोलोगे यहाँ पे मास का रॉकेट का मास कम होता है क्योंकि विच इज फिल्ड विथ फ्यूल. राइट? उसमें सॉलिड हाइड्रोजन एंड सॉलिड ऑक्सीजन होता है एज अ फ्यूल. राइट? तो जैसे जैसे वो बर्न होते जाएगा अलग अलग स्टेज पे तो वैसे वैसे उसका मास कम होते जाएगा, तो रॉकेट का भी मास कम हो जाएगा. जितना मास कम होगा, जैसे यहाँ पे देखो एक ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, ये फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट. तो जितना मास कम होगा, मास जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. So it will accelerate very fast as the mass decreases because of the burning of fuel.
solid fuel in the rocket. Then m0 is the initial mass of rocket, mr is the mass of rocket at any instant, and me is the mass of empty rocket. पूरा खाली हो गया, उसमें fuel ही नहीं है अभी, right? And dm by dt is the rate of ejection of fuel. Many times the students are finding it difficult to solve the numerical based on this rocket propulsion. तो कोई डरने की कोई चीज़ नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. थ्रस्ट ऑन रॉकेट निकालते. थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है. थ्रस्ट ऑन रॉकेट, थ्रस्ट ऑन रॉकेट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस यू डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी. ओके, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है, माइनस यू अपॉन डी टी आएगा इंटू डी एम, बराबर. इसे लिख सकते हैं. यहाँ पे देखो कैसे आया, दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये मास. लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, रेट ऑफ जो भी मास का जो रेट है वो यहाँ पे लेना है, एंड दिस विल बी वेलोसिटी, velocity of rocket into the rate of ejection of fuel, that is dm by dt. okay, तो नेगेटिव साइन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना. वो जो फ्यूल है नीचे के साइड पे बर्न होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, राइट. तो इट इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, दैट इज स्मॉल a विच इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा डीरे को टाइम नहीं अभी. u अपॉन एम जीरो माइनस टी टाइम डी एम बाई डी टी इंटू डी एम बाई डी टी. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम रखो, तो यहाँ पे फोर्स आएगा. देन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस u log ऑफ टू द बेस e m0 इनिशियल मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, सॉरी स्मॉल m, मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, दैट इज mr. ओके, देन बर्न्ड आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, बर्न्ड आउट speed of rocket, speed of rocket, burned out speed of rocket. यहाँ पे स्मॉल m क्या है, रॉकेट मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, मतलब फ्यूल कम होते जा रहा है, राइट, पूरा एम्प्टी नहीं हुआ है. विच इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग ऑफ टू द बेस ई mass of rocket, initial mass of rocket upon m into v e. तो ये empty, this is the mass of empty rocket. यहाँ पे initial mass of rocket, right? burned out speed of rocket, कितने स्पीड से वो बर्न हो रहा है. so these are the formulas for rocket propulsion. अच्छी तरह लिख लो इसको, अच्छी तरह याद कर लो. okay, then concurrent forces, next concept क्या है, concurrent forces. concurrent forces ये होते हैं कि the force is the point where the all the forces are acting at the same point. एक ही पॉइंट पे सब फोर्स एक्ट हो रहे हैं. मान लो एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इस पे सब फोर्स एक्ट हो रहे हैं. ओके, तो ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, सो दैट फोर्सेस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्सेस. जैसे कॉन्करेंट सर्कल बोलते हैं या ओके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, वैसे कॉन्करेंट फोर्सेस. कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट. देन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोर्सेस जब एक्ट होते ही तो उसका जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी जीरो, राइट. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. इसको कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम को, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डैश 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 विच इज इक्वल टू जीरो. तो नेट फोर्स जो होता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, राइट, ड्यू टू द कॉन्करेंट फोर्सेस. सभी फोर्स इकट्ठा हो रहा है, उसका सबका जो एडिशन है वो जीरो आ रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट. तो आपको एक सिस्टम दिया गया है, वो सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो हम उसको अलग अलग रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पुली लिया, राइट, which is suspended to the rigid support, and the two masses have taken and both are tied with the string, and that string pass over the pulley, right. तो इसका मास ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लेना है, m ग्रेटर देन स्मॉल m.
तो कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो डेफिनेटली इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, वो इसको ऊपर खींचेगा, राइट। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, तो आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि डेरिवेशन को टाइम नहीं। कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, डिफरेंस इन मास अपॉन टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So this is the formula for acceleration of the motion of this block, okay, which pass over the pulley। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट यूज करने का। देन टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ये जो टेंशन है उसका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जो मासेस ले उसका प्रोडक्ट उसका डबल करने का, डिवाइड बाय टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट दिस इज द tension along the string, this is the acceleration of the masses, okay। So this formula is for acceleration of masses। अब यहाँ पे देखो, जितने एक्सेलरेशन ये बॉडी जा रही उतने एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी सेम, both the masses will have same acceleration, tension will be this much। देन यहाँ पे जो कंडीशन है, द कंडीशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लेस दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कंडीशन है यहाँ पे। देन आगे का जो कंसेप्ट है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन वो नेक्स्ट लेसन में। तो वी विल टेक नाउ द अनदर कंसेप्ट, दैट इज द कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज। तो वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन आता है, इनइलास्टिक कोलिजन आता है, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, द कोलिजन इन विच द टोटल मोमेंटम एज वेल एज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो तब क्या होगा, वो इलास्टिक कोलिजन होगा, राइट। लेकिन जो मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर बोथ आर इक्वल इन ऑल द केसेस, अंडरस्टैंड। तो इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट। मान लो ये एक बॉडी लिया, ये दूसरा बॉडी लिया, दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी u1, दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी u2। यहाँ पे कंडीशन क्या है, u1 ग्रेटर दैन u2, तो यहाँ पे कोलिजन होगा और आफ्टर कोलिजन दे विल सेपरेट आउट, ओके। दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v2, दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, ओके। यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन दे विल स्टिक टुगेदर फॉर द मोमेंट एंड देन दे विल सेपरेट। सो दिस इज द अप्रोचिंग, ये अप्रोचिंग है, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो दोनों अप्रोच होंगे, यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, दे आर सेपरेटिंग, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नेगेटिव आएगा, राइट। तो इसको पॉजिटिव करना है तो v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। ये नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि वेलोसिटी सेपरेशन के बाद अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा डायरेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई। सो v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देन दिस इज ड्यूरिंग द इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। यहाँ पे दो फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटीज का, वो आपको याद रखना है, राइट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखते हैं, v1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, v1 का फॉर्मूला डिराइव करना है तो डिफरेंस इन मास, लेकिन m1 माइनस m2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे v1 है ना, तो यहाँ पे u1 लेने का, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फर्स्ट, ओके, प्लस क्या आएगा, ट्वाइस द सेकेंड मास, तो 2 टाइम मास ऑफ द सेकेंड बॉडी 2m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी, ओके। तो यहाँ पे u2 आएगा, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ही आएगी, फाइनल वेलोसिटी हमको बनाना है इक्वेशन, ओके। तो अभी v2 का बनाएंगे, बहुत सिंपल, अगर v1 आ गया तो v2 आराम से आ जाएगा, वेरी सिंपल। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, v1 है ना तो m1 माइनस m2, यहाँ पे v2 है ना तो m2 माइनस m1 करना है, इसको उल्टा करो, राइट, वेरी इजी टू रिमेंबर, m2 माइनस m1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, दो बॉडीज का, कोलाइडिंग बॉडीज का, ओके। यहाँ पे क्या है, u1 है तो यहाँ पे क्या लेने का, u2 ले लो, वेरी सिंपल, प्लस यहाँ पे 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या है m2 है ना, यहाँ पे m1 ले लो, डिवाइड बाय टोटल मास
m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या है u2 है, यहाँ पे u1 ले लो, बहुत सिंपल है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने से पहला वाला याद रखो, उससे आप सेकंड वाला बना सकते हो। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या आएगा बच्चों, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है m1 माइनस, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऐड करना है, e टाइम्स m2 लेना है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, u1 विल बी एज इट इज इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2, यहाँ पे ट्वाइस m2 नहीं आएगा, दो के जगह पे यहाँ पे आएगा 1 प्लस e इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, दो के जगह पे क्या डालना है, 1 प्लस ई डालना है। ओके, अगर ये देखेंगे हम लोग, ई का वैल्यू 0 का पता है, 1 का पता है, परफेक्टली इलास्टिक रहा तो देखो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में ई इक्वल टू 1 होता है, ई इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर ई इज इक्वल टू 1 डाला तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 यहाँ पे, सो सिंपल। ओके, और प्लस इन इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू 0 आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक को ई इज इक्वल टू 0 आएगा, तो तब यहाँ पे सिर्फ m2 आएगा। ओके, वो आपको याद रखना है। देन v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या m2 माइनस ई टाइम्स m1 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 प्लस 1 प्लस e डिवाइड बाय, यहाँ पे m1 आएगा, इंटू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1। बहुत सिंपल है, कुछ करने का नहीं, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, राइट। जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या डालना है, सिर्फ 1 प्लस ई डालना है। नाउ ये हुआ इनइलास्टिक कोलिजन का फाइनल वेलोसिटीज। अभी हमको फाइंड करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लॉस कब होगी, इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक, दिस इज इलास्टिक। ओके, तो इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, so that will be delta k, delta k is change in kinetic energy, loss of kinetic energy। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओके, इंटू वेलोसिटी u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। देखो हाफ एम वी स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 आ गया, ये मास आ गया। ओके, जो भी मास रिड्यूस होगा, जो भी होगा, तो ये मास इंटू वेलोसिटी और ये कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर टर्म ऐड कर देने का 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, वेयर m1 n by m2 इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज म्यू विच इज रिड्यूस मास, रिड्यूस मास। ओके, तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे 1/2 म्यू u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो e लेस देन 1, e लेस देन 1 क्या आएगा, e लेस देन 1 दैट इज फॉर e लेस देन 1 अगर आया तो 1 माइनस ई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 माइनस ई स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, always loss of kinetic energy। I hope you all have understood this concept। अभी हम डिराइव करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसको नोट डाउन कर लो। Now we will derive the expression for the loss of kinetic energy and velocity expression for perfectly inelastic collision, for perfectly
inelastic collision. बेस्ट एग्जाम्पल अगर देना है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, तो इफ आई टेक अ मड, बंच ऑफ मड एंड थ्रो ऑन द वॉल, तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा उसको, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटी कार है, छोटी कार धीरे धीरे चल रही और पीछे से बड़ा ट्रक आया हाई स्पीड से, वो ट्रक क्या करेगा, उसको घसीट के लेके जाएगा, मतलब बोथ द बॉडी विल स्टिक टुगेदर एंड मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी, सो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वहाँ पे तो आवाज आएगा, सम ऑफ द एनर्जी गेट लॉस इन द साउंड, लाइट एंड हीट ऑल्सो, और दो बोथ आर मूविंग। तो यहाँ पे बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि द पार्ट ऑफ टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यूज इन साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, और जो बची कुछ एनर्जी है दैट इज जस्ट फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर मान लो इनिशियली जो ट्रक है वो 60 के स्पीड पे जा रहा है और आगे जो कार है वो 30 के स्पीड पे जा रही है, राइट, और ट्रक ने उसको धक्का मार दिया, जोर से धक्का मार दिया, तो डज दी आफ्टर स्टिकिंग बोथ, दोनों जब चिपकेंगे तो जो वेलोसिटी हुई, कॉमन वेलोसिटी हुई, तो इज दैट कॉमन वेलोसिटी विल बी ग्रेटर दैन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक? द आंसर इज नो, क्योंकि इसका स्पीड कम हो जाएगा, राइट। तो चलो लेट अस इमेजिन दैट एग्जाम्पल। ओके, इमेजिन करते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है, ये छोटी बॉडी है, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज u1, दिस इज u2, इसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे u1 ग्रेटर दैन u2 है, राइट, और यहाँ पे स्टिक हो गए, बोथ स्टिक टुगेदर एंड मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉमन है, तो दोनों का मास है यहाँ पे m1, दिस इज m2, तो मास आएगा टोटल मास m1 प्लस m2। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस कॉमन वेलोसिटी? सो फॉर्मूला फॉर कॉमन वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय टोटल मास। यहाँ पे एक मैंने स्टेप स्किप किया है, this mass into common velocity, this is the final momentum, the initial momentum, because any type of collision the total momentum is always constant but the kinetic energy not constant, remember momentum always constant, वो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। then loss in kinetic energy, previously we have derived the expression for inelastic collision, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन उसमें क्या था, उसमें E लेस देन 1 था, उसमें क्या था, E लेस देन 1 था, और E इज इक्वल टू 1 क्या है, ए इलास्टिक कोलिजन, दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ परफेक्टली इन इलास्टिक E इज इक्वल टू 0, परफेक्टली, ये जो वैल्यूज है ये आपको याद रखना है, कभी कभी CD में से इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। So let us see what could be the formula for loss of kinetic energy during perfectly inelastic collision। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे इनइलास्टिक का, उसके बाद फिर उसको परफेक्टली इनइलास्टिक का बनाएंगे। तो चलो डेल्टा के ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, दैट इज हाफ m1 m2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर इनइलास्टिक। ये फॉर्मूला रहा इनइलास्टिक। ओके, अभी हमको बनाना है परफेक्टली इनइलास्टिक को। तो परफेक्टली इनइलास्टिक को कंडीशन क्या है, E इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 डालो तो क्या बनेगा, ओनली दिस टर्म इज लेफ्ट। ओके, सो डेल्टा के E is equal to half m1 m2 divided by m1 plus m2 multiplied by u1 minus u2 bracket square into 1 लिखने की जरूरत नहीं है। So this is the formula for perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, here E is equal to 0। तो बच्चों यहाँ पे हमने कैसे दे रखा है इसको, बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक, डिफरेंस आएगा, लॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ
टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, उसके हम ये डिराइव किया है. ओके, देन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. When the body is said to be in mechanical equilibrium, right? कब होगा? जब resultant force acting on the body is zero, right? So state in which the momentum of system is constant in the absence of an external unbalanced force is called as mechanical equilibrium. So there are three type of equilibrium, that is stable, unstable and neutral. Okay, so there are three types: stable, unstable and neutral. थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लो सपोज इफ यू आर हैविंग अ प्रोविजन लाइक दिस, ऐसा प्रोविजन है, ऐसा नॉच जैसा, यहाँ पे गोल खड्डा जैसा, और यहाँ पे बॉडी है, बॉल है मान लो. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे? द बॉडी विल हैव ट्राई टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये हाइट है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी एन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन. तो ये नीचे लोअर साइड पे इट हैज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, राइट? अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया तो क्या होगा? देयर विल बी लिटिल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट अगेन इट विल ट्राई टू कम इट्स original position. Okay, if disturbed tend to recover the position. If disturbed it will try to recover its position. अभी अनस्टेबल में क्या होता है? इट इज लाइक दिस. तो यहां पे अगर बॉडी रखा, कोई बॉल रखा, ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे ये मेरा हाथ है. अभी देखो ये बॉडी स्टेबल है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो क्या होगा? ये पेन वापस वहीं पे आ रहा है. इट विल ट्राई टू रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अभी देखो बच्चों, सी वो रहेगा ही नहीं वो. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मुझे यहाँ पे खाँच में रखना पड़ेगा, राइट? तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट पे रखना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट. दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देखो बॉडी नॉट ट्राइंग टू रेस्ट एट दिस पोजिशन, यहाँ पे रह नहीं रहा वो. क्यों? बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड इफ इट डिस्टर्ब it will try to recover its original position and उसका एनर्जी कम होगा, right? If disturb, potential energy become minimum. If disturb, potential energy will become minimum. तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? न्यूट्रल में क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे बॉडी है. At every point, हर पॉइंट पे, at every point the body will have same momentum. उसका momentum same होगा, potential energy constant होगी. Everywhere the potential energy is constant. The ball is rolling on the surface. Okay, तो उसकी जो potential energy होगी everywhere it is same. So that is called as neutral equilibrium. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Neutral equilibrium. Then center of mass. There are two terms, center of mass and center of gravity. लेकिन हम दोनों साथ में ही लेते हैं, एक साथ लेते हैं, ऐसा नहीं है. In the language of physics, both are different. Right? Center of mass क्या होता है? It is the point inside the body where whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study the laws of motion. इसको रट लेने का, अच्छी तरह याद कर लेने का, क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार पूछी जा सकती है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, विच ओबे द लॉज ऑफ मोशन. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सीजी ये होता है, इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड वॉट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ द बॉडी. बॉडी का पोजिशन कैसे भी हो जाने दो, तो कोई भी बॉडी का ऐसे ले लो, साइज ले लो, नहीं इसको रोटेट करो, तो उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट फिक्स रहेगा. वेयर
whole weight of the body is supposed to be concentrated, right? So that is what the center of gravity. Okay, then next concept is the types of forces. Okay, इसको note down कर लो. Okay, now the next concept is the type of forces. See, there are 4 type of fundamental forces. The first one is gravitational force. Gravitational force. Second is electromagnetic force. Electromagnetic force. Third type is nuclear force, strong nuclear force, which we call strong nuclear force. And fourth type is weak nuclear force. Okay, तो gravitational force क्या आता है? The force of attraction, it's the force of attraction between the earth, planet, any planet, force of attraction between heavenly body like planet earth, okay, and small body. So that force is known as gravitational force. It is only attractive, remember, it is only attractive, no repulsion, right? And it is a high range force, ज़्यादा range तक वो चलता है. Only attractive, high range और infinite range भी बोल सकते हैं, high range. Okay, then it is independent of intervening medium पे depend नहीं करता है, intervening medium, and obey the inverse square law, which can derived by using the Newton's law of gravitation. Okay, what is this gravitational force? F is directly proportional to, depend on masses, product of masses and square of the distance between them. तो masses पे depend रहता है, distance between the two masses पे depend, that is the gravitational force. तो इसको F is equal to capital G into M1 M2 upon R square. यहाँ पे R G क्या है? G is the gravitational constant whose value is 6.67 into 10⁻⁻11, जो भी यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square. This will the unit of gravitational constant. Second type of force जो है तो electromagnetic force, EM force. Okay, this force exerted between the two charged particles. Okay, जो charges होते हैं, maybe magnetic force, जो magnetic force होता है वो भी इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. और द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, अगर दोनों लाइक चार्ज रहा तो रिपल्सिव फोर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा, अनलाइक चार्ज रहा तो अट्रैक्टिव फोर्स. सो इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन two charges, between two like and unlike charges, which can be calculated by using the electrostatic force. Fe is equal to K Q1 Q2 upon R square by Coulomb's law of electrostatic. यहाँ पे K का वैल्यू क्या है? 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. यहाँ पे जो एप्सिलॉन है that is the permittivity of free space or medium, right? free space और vacuum. तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻11 समथिंग 11 इधर 11 है, तो यहाँ पे शायद व्हाट इज दिस वैल्यू 12, इट इज 12. ओके, और ऐसा यूनिट. तो ये जो यहाँ पे डिपेंड ऑन दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है. मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? पानी है, ग्लास है, जो भी है, हवा है, तो उस पर डिपेंड करता है फोर्स, राइट? तो अगर आपने हवा में लिया 2 चार्जेस और उसका फोर्स निकाला तो ज़्यादा होगा. वही चार्जेस आपने पानी में लिया या कोई डेंसर मीडियम में लिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, तो उसका जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी लेस. ओके,
Then it is also, this is comparative to this, it is definite range, not long range, definite range force. But this force is stronger than gravitational force. Okay, so electrostatic force or electromagnetic force is stronger than EMF. यहाँ पे electromotive force नहीं है, electromagnetic force stronger than gravitational force. Gravitational force is stronger है. Okay. Then it also obeys the inverse square law. Okay, and that force acts along the line joining the two charges. Right. Then the third force जो है, that is the strong nuclear force. Strong nuclear force. This force exist between inside the atom के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन्स पार्टिकल होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट. सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो भी फोर्स इसके दे बाइंड टुगेदर, द फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड द प्रोटॉन. उसको बाहर आने नहीं देता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव इन द आउटर ऑर्बिट्स, वो आराम से घूमते, तो उनको थोड़ा भी एनर्जी मिल गया तो एक्साइट हो जाते और बाहर निकल जाते. लेकिन जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स. लेकिन इसका जो इंटेंसिटी फोर्स का वो ज़्यादा होता है, विच इज स्ट्रॉन्गर दैन. Okay, strong nuclear force is stronger than electromagnetic force, which is greater than gravitational force. So we got this strong nuclear force, right? The force which binds the protons and neutrons, right? Atomic particles inside the nucleus. Now the fourth type is weak nuclear force. Weak nuclear force which is weaker than strong nuclear force. तो एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. मेसॉन पार्टिकल, पॉजिट्रॉन्स, मेसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, वो चार्ज है, उनके जो चार्ज है, राइट, बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स. तो जो होता है ड्यूरिंग द रेडिएटिव डीके, जब रेडिएक्टिव प्रोसेस होता है, तो ड्यूरिंग द रेडिएक्टिव प्रोसेस, रेडिएटिविटी डिसइंटीग्रेशन, राइट, तो जब भी रेडिएक्टिव प्रोसेस होता है उस टाइम पे सम पार्टिकल्स गेट इमिटेड फ्रॉम द पेरेंट एटम और पेरेंट पार्टिकल. ओके, जैसे कि मेसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल. तो जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स. इट्स वेरी वीकर. दिस इज वीकर दैन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बट ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड दिस इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स. दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स इज short range force. I hope you all have understood these four types of forces. अभी हम देखेंगे different type of forces: contact force, non contact force, real force and pseudo force. Okay, another type of force is contact force. Very simple term, contact force. Contact force when the two bodies are actually physically in contact. Okay, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया तो अभी मेरा हाथ और बोर्ड क्या टच हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स है. ओके, लेकिन इफ आई ब्रिंग द मैग्नेट नियर द आयन फाइलिंग्स, बिना टच किए भी वो अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू एक्चुअल इंटरैक्शन, actually interaction of a body, okay, due to contact. Non-contact force, non-contact force. Electrostatic force is non-contact force, okay. Magnetic force is non-contact force without actual physical contact, okay. तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आएगा, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके. देन रियल एंड स्यूडो फोर्स. रियल फोर्स, रियल फोर्स इट इज ड्यू टू द एक्चुअल इंटरैक्शन, ड्यू टू एक्चुअल इंटरैक्शन
Okay, tension force. This is a real force. Okay. Then pseudo force. Pseudo force. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीपेटल आएगा यहाँ पे, CPF सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स. ओके, जैसे मैं मान लो मैं बस में खड़ा हूँ, ओके, और ड्राइवर ने एकदम सडनली बस चालू कर दी, तो क्या होगा, मैं यहीं से खड़ा रहूँगा? नहीं, माई बॉडी विल गेट जर्क इन द बैकवर्ड डिरेक्शन. वाई? बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स ऑन माई एक्ट ऑन माई बॉडी. हमको ऐसा लगा किसी ने धक्का मारा, धक्का नहीं मारा, वो ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, वो आगे एक्सीडेंट किया उसने, राइट, बिकॉज माई फुट आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर एंड अपर बॉडी इज फ्री, सो दैट्स व्हाई इट मूव बैकवर्ड बिकॉज ऑफ centrifugal force. Okay, so that is the pseudo force which is not due to the actual interaction of the bodies, right? False force होता है. Then conservative non conservative force, conservative and non conservative. Conservative force क्या होता है? The force in which the work done is independent of the path followed. Work done is independent of the path followed. That is called as conservative force. यहाँ पे दीवार है, ओके, ये ऐसा पाथ है, यहाँ पे आदमी है, उसको यहाँ पे जाना है, ये पोजीशन पे जाना है, तो क्या है, सीढ़ी लगा के भी जा सकता है, ऐसे भी जाएगा वो. ही कैन क्लाइंब, ऐसे भी चढ़ के जा सकता है वो, या ऐसे चल के यहाँ पे भी वो जा सकता है. लेकिन यहाँ की जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. तो ये जो वर्क डन है विल बी कांस्टेंट. ओके, चाहे वो ऐसे सीढ़ी लगा के जाए या ऐसे चल के जाए और क्लाइंब करके जाए, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, दैट वर्क डन विल बी सेम, which is independent of the path followed. That is called as conservative force. Okay, and non-conservative force which depend on the actual path followed, depends on actual path followed. Actual path followed is called as non-conservative force. Okay, then the work energy theorem. Work done is equal to the change in kinetic energy. Okay, so decrease in potential energy due to work, decrease in potential energy is due to work done by conservative force is entirely converted to kinetic energy. Is entirely converted into kinetic energy. Right? So that is the work energy theorem. इसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल हमने असाइनमेंट में दिया है, आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, तीसरा है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. जैसे मैं दरवाजा ओपन करता हूँ, लगाता हूँ, तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ डोर सो दैट द डोर कैन इजीली क्लोज और इजीली ओपन, राइट. तो वो जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क. उसको टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क, विच इज टाउ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इनटू फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ. ओके, देन मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज. जब मैं अभी कैप ओपन कर रहा हूँ, व्हेन आई एम ओपनिंग द कैप ऑफ दिस पेन, राइट, सो आई एम अप्लाइंग द टू फोर्सेज विद माई फिंगर, राइट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट. मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, राइट. सो टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. दो अलग अलग पॉइंट पे लगा रहा हूँ. ओके, तो वो जो फोर्स होगा दैट कॉन्स्टिट्यूएंट कपल और मोमेंट ऑफ कपल.
I hope you all understood this, right? That is also represented by torque, tau. इसको भी tau से represent करते हैं, which can be R12 into F position vector. R12 क्या position vector? Okay, 1/2. Force will be same, magnitude same रहेगा, right? Plus R21 cross F. So this is called as moment of couple. दो forces act हो रहे हैं यहाँ पे. Two forces are acting at the two different points, right? So this can be written as, इसको इसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. आर क्रॉस एफ कैन बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा. देन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना है, राइट, पोजीशन वेक्टर का, तो वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एम आई आर आई divided by total mass summation of mi, okay, which can be written as summation of mi ri divided by capital M. तो ये कैसे लिख सकते हैं? This can be written as m1 r1 plus m2 r2 for two mass system total mass. This is for two particle system. थ्री पार्टिकल लिया तो m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 ऐसे लेने का, ओके, डिवाइड बाय टोटल मास. तो ये यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके. सो I इज इक्वल टू 1 to n. देन फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सो दिस इज फॉर n पार्टिकल सिस्टम. फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम. सो पोजिशन वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आर, ओके, इंटू डी एम मास डिवाइड बाय टोटल मास. यहाँ पे ये डी एम क्या है? डी एम इज द मास ऑफ द एलिमेंट और उसका इंटीग्रेशन लेने का टोटल. देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी सी एम, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, that is summation of MIVI where I is equal to 1 to n divided by total mass MI, which is equal to summation of 1 to I is equal to 1 to n, which is equal to MIVI upon total mass capital M. ओके, ये होगा वेलोसिटी. अभी एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ACM इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ MI AI where I is equal to 1 to n divided by total mass. This is what the formula for the acceleration of the center of mass, velocity of the center of mass. Then Cartesian coordinate of center of mass of the two particle system can be written as x coordinate अगर निकालना है तो m1 x1 plus m2 x2 upon total mass m1 plus m2. y coordinate अगर निकालना है तो क्या करने का? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2. z कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, राइट. सो दैट्स इट वाज द फॉर्मूला फॉर द Cartesian coordinate of the center of mass of the two particle system. Then the collision in two dimension, collision to have a dimension, coefficient of restitution, लेकिन ये फॉर्मूला शायद ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो फॉरगेट अबाउट दैट, ओके. तो चलो मेक अ नोट ऑफ दिस. आज बस इतना ही, राइट. यू ऑल हैव टू स्टडी वेल एंड ऑब्जर्व द लेक्चर प्रॉपरली एंड गिव प्रॉपर एग्जाम. चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू.